अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द चैनल। सो इस वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 12.5 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में लेप्लास इक्वेशन, जैसे कि हमारे पास था कि 1 से 10 तक जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनमें लेप्लास इक्वेशन यूज करें और इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग उन्हें सॉल्व करें। तो क्वेश्चन नंबर 5 ले लिया। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, आप पूरी कंसंट्रेशन के साथ सुनोगे तो चीजें समझ आ जाएंगी। सो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास ये है, मैंने एज इट इज यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने उसी तरीके से किया जिस तरीके से हम फंक्शन बना रहे होते थे, प्रोडक्ट फंक्शन दैट u विच इज अ फंक्शन ऑफ xt, और उसके अकॉर्डिंग हमने लेप्लास इक्वेशन को सॉल्व किया, उसको नेगेटिव ऑफ लेम्डा के इक्वल किया और फिर ये इक्वेशंस बना ली। ठीक है, और मैंने कंडीशंस को किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया है कि ये हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस गिवन थी। इसको अगर देखें तो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि यहाँ पे हमारे पास है डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू द वाई, मींस डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू द वाई ये जीरो बन रहा है। ठीक है, ये जो है वो जीरो बन रहा है तब जब हमारे पास ये पूरा का पूरा जीरो है। इसी तरीके से दूसरी कंडीशन भी एक्सपेक्ट कर ली, और जब हम x के अकॉर्डिंग कंडीशंस निकालते हैं तो यहाँ पे देखते हैं तो x ऑफ जीरो विच इज इक्वल टू द जीरो, ये ओनली कंडीशन है x में। अब एक चीज यहाँ पे आप जहन में रख लें कि जिस भी वेरिएबल के अकॉर्डिंग हमें ज्यादा कंडीशंस गिवन होंगी ना, हम सबसे पहले उसी को सॉल्व करेंगे। क्यों उसको सॉल्व करते हैं? उसका रीजन ये है कि हमारे पॉसिबल चांसेस होते हैं कि वो वाला फंक्शन जीरो बन जाए। जैसे कि पिछले क्वेश्चन कर रहे थे तो y के अकॉर्डिंग कंडीशन ज्यादा गिवन थी, तो हम y को सॉल्व कर रहे होते थे, तो x को सॉल्व कर रहे होते थे, तो जब x सॉल्व हो जाता था तो मोस्टली जो है वो x ट्रिवियल सोल्यूशन आ रहा था। जब x ट्रिवियल सोल्यूशन आ रहा था तो हम कह देते थे कि क्योंकि x ही ट्रिवियल आ गया, x ही जीरो है, तो फंक्शन तो मल्टीप्लाई में पड़े हुए हैं, तो उस वजह से वो पूरा का पूरा सोल्यूशन ट्रिवियल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सीन उल्टा है। यहाँ पे क्या है कि y के अकॉर्डिंग ज्यादा कंडीशंस हैं, तो हम क्या करेंगे कि y को सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। तो जब हम y को सॉल्व करेंगे तो अगर y हमारे पास जीरो आ जाता है तो फिर हम x को छोड़ देंगे, क्योंकि y ऑलरेडी जीरो हो चुका है। तो आप इस तरीके से क्या कहते हैं, रेफरेंस भी दे सकते हैं कि क्योंकि y ऑलरेडी जीरो हो चुका है तो हम x को सॉल्व नहीं कर रहे, तो जो भी नंबर जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो जीरो ही हो जाएगा। फिर इसको करते हैं सॉल्व। तो y के अकॉर्डिंग मैं सॉल्व कर रही हूँ। व्हेन लेमडा विच इज इक्वल्स टू द जीरो, फर्स्ट केस ले लिया। इसको सॉल्व करेंगे मीन्स के जब हम लेमडा को जीरो पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो यहाँ पे हो जाएगा y डबल डैश इज इक्वल्स टू द जीरो। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो वो हमारे पास बन जाएगा c1y प्लस c2। ठीक है, और कंडीशंस हमने पुट कर ली। कंडीशंस के लिए हमें क्या चाहिए था? डेरिवेटिव चाहिए था, क्योंकि y के अकॉर्डिंग जितनी भी कंडीशंस हैं वो डेरिवेटिव में थी, तो हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया। तो इसका डेरिवेटिव वेरिएबल है तो साथ कांस्टेंट जो है इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, और ये है ही कांस्टेंट तो इसका डेरिवेटिव जीरो बन जाएगा। फर्स्ट कंडीशन पुट करें y ऑफ जीरो विच इज इक्वल टू द जीरो, लेकिन इस वाले में डेरिवेटिव के बाद जो हमारी जनरल इक्वेशन आई है ये वाली, इसमें तो x है ही नहीं, तो उस वजह से इसमें जीरो कहीं भी जगह पे पुट नहीं होगा। बस ये हो जाएगा इस तरीके से, क्योंकि y डैश ऑफ जीरो जो है वो एक जीरो के इक्वल था, तो यहाँ पे c विल बी इक्वल टू द जीरो। सिमिलरली दूसरी कंडीशन में भी आ जाए तो उसी तरीके से हमारे पास y का वैल्यू निकल के आ जाता है c2। जब y का वैल्यू c2 निकला, c2 इज नॉट जीरो, ठीक है, तो फिर हमें चाहिए कि अब हम x भी फाइंड करें, क्योंकि ये ट्रिवियल सोल्यूशन तो आया नहीं। तो फिर हम x को फाइंड करते हैं। x के अकॉर्डिंग भी सेम ही चीज है कि लेमडा अगर हम जीरो करेंगे, अगर हमने यहाँ पे लेमडा को जीरो कर लिया तो y डबल डैश विल बी इक्वल टू द जीरो, y डबल डैश विल बी इक्वल टू द जीरो। इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, डबल टाइम इंटीग्रेशन होगी तो वो हमारे पास बन जाएगा a1 इंटू एक्स प्लस b1। अब इसका क्या कर लेंगे कि यहाँ पे हम इसमें कंडीशंस, जो बाउंड्री कंडीशंस गिवन थी वो पुट कर लेंगे। जीरो x ऑफ जीरो विल बी इक्वल टू द जीरो, इसमें बाउंड्री कंडीशन थी x में, वो पुट कर ली। यहाँ से b की वैल्यू आ गई। b हमने यहाँ पे जनरल इक्वेशन में जीरो कर लिया, तो फाइनल जो हमारे पास जनरल इक्वेशन आई है वो आई a1x। ठीक है, तो a1x जो है अब हमारे पास x की वैल्यू है, तो प्रोडक्ट फंक्शन में इसको लिख देते हैं। यहाँ पे ये x की जो भी वैल्यूज आई वो लिख दी, जो भी y की वैल्यूज आई वो लिख दी। तो अब हम क्या कर लेते हैं कि क्योंकि यहाँ पे a1 और c2 है, हम कह देते हैं दिस इज इक्वल टू द c नॉट। तो हमने इस पूरे को c नॉट और यहाँ पे जो है वो x भी आएगा। ठीक है, c नॉट x। उसके बाद क्या करते हैं कि इसके सेकंड केस पे चले जाते हैं, जो कि है लेमडा व्हेन लेमडा इज इक्वल टू द जीरो। अगर लेमडा जीरो की इक्वल है तो लेमडा मींस के नेगेटिव अल्फा स्क्वायर आएगा। तो हमने, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, क्योंकि ज्यादा कंडीशंस y के अकॉर्डिंग है तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि हम y को सॉल्व करें।
तो हमने y की यहाँ पे वैल्यूज लिख ली और y को सॉल्व कर लिया। तो इसका जो है हाइपरबोलिक्स में आंसर आएगा। और ये चीजें मैं इस एक्सरसाइज के स्टार्टिंग से ही करवा चुकी हूँ और मैं बार बार बोल चुकी हूँ कि आप इसको सही तरह से लिखें, इसको सही तरह से प्रैक्टिस करें, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन आएंगे उनमें मैं इतनी डीप में नहीं जाऊंगी। बार बार कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाना, फिर उसमें से वैल्यूज निकालना और फिर जो है जनरल फॉर्मेट में आना। या अगर आपने यही बुक स्टार्टिंग से भी पढ़ी है तो इसके चैप्टर नंबर 4 में ये सारी चीजें मौजूद है। तो y हमारे पास ये निकल के आया। जब y ये निकल के आया तो कंडीशंस पुट करने के लिए हमारे पास y का डेरिवेटिव होना चाहिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे डेरिवेटिव निकालिए। ये जो अल्फा है ना वो एंगल थी, तो ये बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगी c के साथ, और ये हमारे पास साइन में था तो साइन जो है वो अब कास बन जाएगी। ठीक है, कास हाइपरबोलिक्स में आ जाएगा। डेरिवेटिव निकालने के बाद हमने कंडीशंस पुट की, y ऑफ 0 विल बी इक्वल्स टू द 0। यहाँ पे y था, 0 लिख दिया, यहाँ पे भी y है, 0 लिख दिया। c1 का वैल्यू यहाँ पे निकल के आ गया। क्यों? क्योंकि साइन हाइपरबोलिक है, यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक 0 0 के इक्वल होता है, और यहाँ से हमारे पास c1 की वैल्यू निकल के आएगी। सिमिलरली हम इसकी दूसरी कंडीशन के लिए जब करते हैं तो दूसरी कंडीशन में y डैश ऑफ 1 है, तो जहाँ पे हमारे पास y है वहां पे हम 1 लिख देंगे और उसके अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पे c1 और c2 दोनों 0 आ गए। जब दोनों 0 आ गए तो मीन्स के अगेन जो है y जब 0 आ गया तो x की वैल्यू जो भी आएगी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सोल्यूशन ट्रिवियल ही बन जाएगा। अब थर्ड केस हमारे पास है। इस थर्ड केस में हमने कोशिश करनी है कि इसको नॉन ट्रिवियल बनाना है, क्योंकि जो एक nth टर्म, एक चीज ना शायद मैं बताना भूल गई हूँ, पर पिछले क्वेश्चन में इस तरीके से मैंने फाइनल फॉर्मेट तो लिखी थी, तो अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आप समझ जाओगे। केसेस हमारे पास इस तरीके से होते हैं कि एक जो है वो लेमडा इज इक्वल टू 0 वाला केस है। ठीक है, एक केस 0 में है और जो दूसरा दो केसेस हैं वो nth टर्म में केसेस आ रहे हैं। मतलब क्या कि एक जो है वो लेमडा ग्रेटर देन 0, ठीक है, और हम उसको डिफाइन नहीं करें कि ग्रेटर देन 0 तो मतलब 1 तो नहीं हो सकता, क्योंकि सॉरी 0 तो नहीं हो सकता, तो 1 से लेके अप टू सो ऑन कहीं तक भी वैल्यूज जा सकती है। ठीक है, और दूसरा है लेमडा लेस देन 0। लेस देन 0 मीन -1 से लेके कहीं तक भी वैल्यूज जा सकती है। ठीक है, तो ये चीजें इस तरीके से कि एक चीज जो है वो हमारे पास 0th टर्म में आता है, मीन 0 में कैसा आता है, और दूसरी जो वैल्यूज हैं वो nth टर्म में आ रही होती हैं। तो एक nth टर्म वाला ऑलरेडी ट्रिवियल बन चुका है, तो हमने कोशिश ये करनी है कि इसको नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन बनाना है। मेथड सारा सेम ही है। y जो है हमने उसके अकॉर्डिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सॉल्व की, y जो है उसके अकॉर्डिंग फाइंड कर लिया, इसका डेरिवेटिव कर लिया जिस तरीके से पीछे किया था। साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है और कॉस का डेरिवेटिव नेगेटिव साइन होता है। ठीक है, y डैश अब 0 पुट किया, जहां जहां पे y है वहां पे हमने 0 पुट कर लिया और उसके अकॉर्डिंग c1 की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं कि दूसरी कंडीशन पे चले जाते हैं। जब हम दूसरी कंडीशन में जाएंगे तो वो है y डैश ऑफ 1। y की जगह पे 1 लिख लिया और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करें। c2 जो है हम कह रहे हैं कि ऑलरेडी c1 0 हो चुका है, तो हम नहीं चाहते कि c2 0 हो। सो वी आर सेइंग दैट इफ c2 is 0, so all the solution will be 0 and it will make the solution trivial। हमने चाहते हैं कि सोल्यूशन ट्रिवियल बने, इसीलिए हम कह देते हैं इफ c2 कैन नॉट बी 0। अगर c2 0 नहीं बनाना चाहते और c2 0 नहीं बन सकता तो फिर हम कह देते हैं कि जो साइन अल्फा है उसको हम 0 कर लेते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट में पड़े हुए ना। प्रोडक्ट में बड़े होने का मतलब ये है कि दोनों में से या तो दोनों ही 0 हो ताकि दूसरी साइड 0 हो जाए, या कोई एक 0 हो तो दूसरी साइड 0 हो जाए। दोनों 0 भी नहीं कर सकते और c2 को भी 0 नहीं कर सकते, तो हम कह देते हैं कि हमने साइन अल्फा को 0 कर लिया। साइन अल्फा को 0 किया, यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए साइन को दूसरी साइड पे शिफ्ट करें, तो साइन इनवर्स ऑफ 0 हो जाएगा। साइन इनवर्स ऑफ 0 n पाई के इक्वल है, और जहाँ पे जो n है उसकी वैल्यूज है फ्रॉम 1 टू सो ऑन। अल्फा की जब वैल्यू निकल के आ गई तो अब हमने यहाँ पे देखा कि c1 भी हमारे पास 0 है और अल्फा की वैल्यू ये है। जब c1 0 है तो यहाँ पे ये वाला टर्म साइन वाला 0 हो जाएगा और ये cos वाला टर्म हमारे पास बच जाएगा। तो हम लिखते हैं c2 cos अल्फा y, जबकि अल्फा की वैल्यू हमारे पास n पाई है, तो ये अब y की वैल्यू निकल के आ गई। जब y की वैल्यू आ गई है तो फिर हम क्या करते हैं कि अब x के अकॉर्डिंग फाइंड करते हैं। x के अकॉर्डिंग जनरल फॉर्म में ये बनेगा इसका। कंडीशन पुट की, कंडीशन हमारे पास है x डैश ऑफ 0 विच इज इक्वल टू द 0। कंडीशन पुट की, यहाँ पे x था 0 कर दिया, यहाँ पे भी x है तो हमने यहाँ पे भी 0 कर लिया। c2 सॉरी यहाँ पे है b2 की वैल्यू हमारे पास 0 बन जाएगी। क्यों? क्योंकि जो साइन 0 है वो 0 होता है, तो यहाँ पे ये cos 0 1 हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग b2 की वैल्यू हमारे पास 0 बन जाएगी। जब b2 की वैल्यू 0 बन गई है तो फिर क्या होगा कि हम लिख देते हैं, क्योंकि ये cos वाला टर्म b2 है तो ये 0 बन गया, तो अब फाइनल इसका जो जनरल सोल्यूशन बनेगा इन टर्म्स ऑफ x वो हमारे पास ये बन जाएगा।
जब x और y में सोल्यूशन हमारे बन गए हैं तो हम इसका जो है वो nth टर्म में फाइनल सोल्यूशन लिख देते हैं। ठीक है, फाइनल सोल्यूशन लिख दिया, ये x वाले और ये y वाले टर्म्स। अब यहाँ पे है a2 भी है और साथ c2 भी है, तो हम कह देते हैं कि ये जो a2 और c2 है ना, हम इसको कोई दूसरा कांस्टेंट सपोज कर लेते हैं। वी आर सेइंग दैट इट इज an। ठीक है, बाकी सारी चीजें उसी तरीके से। उसके बाद सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के थ्रू जिस तरीके से हम समेशन कर रहे होते हैं सारे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस की, तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एक जो है वो 0th टर्म में भी हमारा नॉन ट्रिवियल आ रहा था, और दूसरा जो है अब ये वाला जो केस हमने ग्रेटर देन 0 वाला किया उसमें भी नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आया। तो हमने उसके अकॉर्डिंग लिख लिया। ये जो है वो जब हमने लेमडा इज इक्वल टू 0 लिया था तो ये सोल्यूशन आया था, और ये हमारे पास अब जो हमने किया उसका सोल्यूशन है। ठीक है, उसके बाद आपको याद होगा कि कंडीशन एक हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी। अब बेहतर है कि क्वेश्चन भी सही तरह से देख लें, या मैं दिखा देती हूँ अभी। ये वाली जो कंडीशन थी, इन दोनों कंडीशंस को हमने यूज कर लिया, इस कंडीशन को नहीं था यूज किया, तो हम क्या कर देते हैं कि यहाँ पे ये जो कंडीशन थी उसको अब हम यूज करेंगे किस तरीके से कि हमने जो फाइनल सोल्यूशन बना लिया ना, कि फाइनल सोल्यूशन बनाने के बाद यहाँ पे जहाँ जहाँ पे x होगी वहां पे हम 1 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे भी x है, इधर भी 1 आ जाएगा और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। ठीक है, तो फिर इसको सॉल्व करने के बाद किस तरीके से हम इसको लिखेंगे कि ये जो y डैश अब 1 आ गया ना, अब ये जो है 1 माइनस वाई के इक्वल है। बाकी सारी चीजें उसी तरीके से सिर्फ सॉल्व किया है। और अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं किस तरीके से कि हमने यहाँ पे ये जो C2 है ना, हम कह देते हैं कि ये ए नॉट ओवर 2 के इक्वल है। इसको इस तरीके से क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अगर आपने सही तरह से पिछले वाले सारे लेक्चर देखे हैं तो उसमें ये चीजें हमने पढ़ी थी कि जिसका फाइनल सोल्यूशन आ रहा होता था वो सारा इस तरीके से आता था कि ए नॉट ओवर 2, ए नॉट ओवर 2, सबकी स्टार्टिंग में ए नॉट ओवर 2 ही लिखा हुआ था। तो हमने इसको भी उसी फॉर्मेट में करना है। तो हम कह देते हैं कि ये जो है सी नॉट ये ए नॉट ओवर 2 के इक्वल है, और ये वाला जो टर्म है ना, ये वाला जो टर्म है ए एन साइन हाइपरबोलिक एन पाई, ये इसको ए एन के इक्वल कर लेते हैं, क्योंकि चीजें मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जो हाइपरबोलिक फंक्शंस है वो एक्सपोनेंशियल्स में लिख सकते हैं, और एक्सपोनेंशियल्स आर ऑलवेज द कांस्टेंट टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये उस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, जबकि हम यहाँ पे देख भी रहे हैं कि इसके पास x भी नहीं है। अगर x होता तो फिर भी हम कह सकते थे कि एक्सपोनेंशियल के साथ x है, तो हम इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते। लेकिन यहाँ पे इसकी x भी जो है वो एक्सट्रैक्ट हो चुकी है, क्योंकि हमने कंडीशन लगाई है कि x 1 है, तो ये इसके इक्वल आ गया था। और अभी हमने